रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को कैमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवाइसेयर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइसेयर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसमें अगला टॉपिक है पदार्थ एवं उनकी प्रकृति। पदार्थ मैटर दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं और ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। तो पहले है पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण होता है। फिर भौतिक वर्गीकरण में भी ठोस, द्रव्य और गैस में यह वर्गीकरण होता है और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण पदार्थ होता है। तो मिश्रण में समांग और विषमांग होता है और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक 2 भागों में आगे जाके बढ़ते हैं और यौगिक भी आगे जाके 2 भागों में बढ़ता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और तत्व होते हैं धात्विक और अधात्विक। अगला है ठोस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव्य यानी कि लिक्विड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से सबपिंडित यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, फिर द्रव्य, फिर गैस। उदाहरण है वो जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन और कपूर। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं आयोडीन और कपूर। क्यों? क्योंकि ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तत्व यानी कि एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक यानी कि कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इन्हें देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत दिया हुआ है। तो तत्व और भूपटल में उनका प्रतिशत: ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%। ये भूपटल पर इनका परसेंटेज है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन
27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम 0.44% और हाइड्रोजन 0.14%। कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व 99.14% मिलते हैं। आगे है मिश्रण यानी कि मिक्सचर, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। विषमांग मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में, यहाँ पे अनिश्चित अनुपात में अवयवों के मिलने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण और उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा। सामान्य शरीरों में तत्वों की औसत मात्रा, सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा है, यहाँ पे तत्व है और प्रतिशत है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, यानी कि बॉडी में सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। उसके बाद है कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है 2%, फॉस्फोरस है 1%, पोटेशियम है 0.35%, सल्फर है 0.25%, सोडियम है 0.15% और उतना ही क्लोरीन भी है 0.15%, मैग्नीशियम है 0.05%, लोहा है 0.004% और अन्य तत्व हैं 0.046%। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। द्रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी कि सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन, जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, सबलाइमेशन, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सबलाइमेट हो और दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नैप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रोसीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस विधि से वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मैथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होते हैं
तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता यानी ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है और यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। जिनका आयतन होता है जब वो गलता है तो बढ़ता है, जैसे मोम और तांबा, तो इनके द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। जिनका आयतन गलने पर घट जाता है उनका द्रवणांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं बर्फ़ और ढलवा लोहा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव्य में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव्य में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर यानी कि स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन द्रव्य में वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव्य से वाष्प में बदलने की क्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होता है। पहला वाष्पन इवोपोरेशन और दूसरा क्वथन। क्वथन यानी कि बॉइलिंग से। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला है क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव्य का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव्य के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। यानी कि जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही ज़्यादा भाप निकलेगी, और जितना ही ज़्यादा खुला क्षेत्रफल होगा उतने ही अधिक वाष्पन तेजी से होगा। द्रव्य के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा।
द्रव्य के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, दाब की किसी दिए हुए नियम मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य उबल कर द्रव्य अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना अगला टॉपिक है। परमाणु यानी कि एटम। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अणु मॉलिक्यूल्स तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार एटॉमिक वेट किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के और एक परमाणु के 1.12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान क्या है? तो मोल इकाई का मान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु है। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एक द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। यहाँ पे मूल कण है, प्रतीक हैं, फिर आवेश है और द्रव्यमान है। द्रव्यमान दिया हुआ और खोजकर्ता दिए हुए हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन और खोजकर्ता पढ़ेंगे, बाकी आप एक बार इसे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। न्यूट्रॉन के चैडविक, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से। मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा किरणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। हैंस गीगर ने और अर्नेस्ट मार्सडेन ने
सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा किरणों की बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार पहला, परमाणु का घनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी कि नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 m होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 m होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, में तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल का दोष। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों किस प्रकार विद्यमान हैं और इनकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ नंबर्स रहते हैं, तो ये होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है द्रव्यमान संख्या। ये होता है द्रव्यमान संख्या और ये होता है परमाणु क्रमांक। आगे देखते हैं। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और ये हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे n² द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या एज़िमुथल क्वांटम नंबर L। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान +l से लेकर -l तक होता है, शून्य सहित। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर m। 1925 में जॉर्ज ओहलेनबेक तथा सैमुअल गाउडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +½ तथा -½ होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया और 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1925। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए
चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य यानी कि अवेलेबल हैं, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशंस और वेग, वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ नियम, इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार होता है। एक बार आप इसे देख लीजिए। समस्थानिक आइसोटॉप्स, समान परमाणु क्रमांक, समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होंगे वो भिन्न होंगे, तो इसे आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे 1H1 1H2, यहाँ पे ये क्रमांक जो है समान है लेकिन द्रव्यमान जो है वो भिन्न है, यानी कि टॉप की चीज़ें जो हैं वो भिन्न हैं। तो आइसोटॉप से आप याद रख सकते हैं टॉप से कि टॉप की चीज़ें यहाँ पे भिन्न हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का उपयोग है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के लिए। फॉस्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में और लोहा 59 अरक्तता का रोग पता लगाने में। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक आइसोबार्स, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। यहाँ पे आइसोबार का मतलब है कि सिमिलर भार होना, समान भार होना। तो आइसोबार में ये जो टॉप की चीज़ें हैं वो सिमिलर होंगी, बाकी ये चीज़ें अलग अलग होंगी। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक्स आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे 1 - 3 होगा 2 और 2 - 4 होगा 2। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। आगे देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। गैसों का आचरण। बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप होता है T = 273 डिग्री प्लस T डिग्री सेल्सियस। नोट, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन
को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। आवोगाड्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है और इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अवस्था समीकरण PV = nRT, जहाँ R एक मोलर गैस स्थिरांक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। गैसों का विसरण, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण डिफ्यूजन कहलाती है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उसके घनत्व तथा अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव 1869 ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफल होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हैं। पहला, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है, यहाँ पे समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। पांचवा, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डॉबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डॉबेराइनर के त्रिक 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना। उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने उसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने
दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर्स के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पे गुण दिया है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत घनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो ये दोनों अभी तक सिमिलर थे। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता पहले घटती है फिर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रति ये भी ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग फर्स्ट से लेकर 7th तक दो उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस इनर्ट गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया है। नोट: दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अमेरिका और मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव: ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता: जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। EA आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। वही वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। वहीं वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता